तो अब यहां पर नेक्स्ट हाइपरथायरॉइडिज्म से। तो हाइपरथायरॉइडिज्म का मतलब है हमारे पास हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन से कौन सी बीमारी होगी? तो उसमें पहला हमारे पास आता है ग्रेव्स डिजीज, और ग्रेव्स डिजीज को हम एक और नाम से जानते हैं एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। अब यह भी याद रखना, यह भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, और इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होगा क्या? अगर थायरॉक्सिन का जरूरत से ज्यादा सिक्रीशन है तो बीएमआर ज्यादा बढ़ जाएगा, बीएमआर बढ़ जाएगा तो एंग्शियसनेस, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा बढ़ेगा, और आईज के पीछे जो है म्यूकस जमा हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि जो नेत्र गोलक हैं वो बाहर की ओर निकले हुए हैं, मतलब ऐसे बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है, नेत्र गोलक, आई बॉल लिखेंगे। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर या ग्रेव्स डिजीज। और थायराइड ग्लैंड में एक ट्यूमर होता है जिससे भी हाइपरथायरॉइडिज्म होता है, उसको क्या कहते हैं? प्लमर्स डिजीज। तो एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि ट्यूमर भी हो सकता है थायराइड में। तो जब थायराइड में ट्यूमर होता है, हाइपरथायरॉइडिज्म का उदाहरण है, और उस बीमारी को क्या कहते हैं? प्लमर्स डिजीज। और ग्रेव्स डिजीज के बाद दूसरा लिख लेंगे प्लमर्स डिजीज। और प्लमर्स डिजीज में ये थायराइड का ट्यूमर है, मतलब हाइपरथायरॉइडिज्म का एग्जाम्पल। फिर दूसरा हार्मोन कौन सा था थायरॉक्सिन के अलावा जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है? थायरोकैल्सिटोनिन। केमिकली कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है, 32 अमीनो एसिड से बना हुआ था, और ये किससे संबंधित है? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से। और ये ब्लड में कैल्शियम को कम करता है। ब्लड में अगर ये कैल्शियम कम कर रहा है तो ये हाइपर कैल्सीमिक हुआ या हाइपोकैल्सीमिक? हाइपोकैल्सीमिक। तो अब मुझे बताओ ये हार्मोन ऐसा क्या करेगा कि ब्लड में कैल्शियम कम हो जाए? कैल्शियम को ब्लड से हड्डियों में भेजेगा, मतलब बोन फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, और किडनी के थ्रू एक्सक्रीट करवाएगा। तो क्योंकि इसको ब्लड में कैल्शियम कम करना है, ब्लड में कैल्शियम दो तरीके से कम करेगा। एक्सेस कैल्शियम को हड्डियों में भेज देगा, बोन फॉर्मेशन को प्रेरित करेगा, और ज्यादा एक्स्ट्रा कैल्शियम फिर भी ब्लड में है तो उसको किडनी के द्वारा एक्सक्रीट करवा देगा। ठीक है, ये लिख लिया, डन।
तो नेक्स्ट हार्मोन अब थायराइड ग्लैंड का ही, थायरोकैल्सिटोनिन। कौन से सेल सिक्रीट कर रहे थे? पैराफॉलिकुलर या सी सेल्स, वो लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हार्मोन आ जाएगा हमारे पास थायरोकैल्सिटोनिन। दिस हार्मोन इज कंसर्न्ड विथ this hormone is concerned with calcium metabolism, and it decreases calcium levels in the blood. And it decreases calcium levels in blood. तो दो इंपॉर्टेंट तरीके से ये ब्लड में कैल्शियम को कम करेगा। एक तो कैल्शियम को बोन्स में भेजेगा, बोन फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, और कैल्शियम का किडनीज के द्वारा एक्सक्रीशन प्रमोट करेगा। बोन बनाने वाले सेल्स होते हैं ओस्टियोब्लास्ट, और तोड़ने वाले ओस्टियोक्लास्ट। अब कैल्सिटोनिन के ऑपोजिट या एंटागोनिस्टिक कौन काम करता है? पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से निकलेगा। पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ होता है। थायराइड ग्लैंड के तो दो लोब्स थे, पैराथायराइड 4 की संख्या में होता है, हर लोब में 2 रहते हैं। तो इट इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द थायराइड या डोर्सल टू द थायराइड? पीछे वाला हिस्सा डोर्सल, आगे वाला वेंट्रल। किसी के भी हिसाब से पीछे तो डोर्सल, ठीक है। तो डोर्सल के पीछे की तरफ, मतलब पीछे की साइड पर होगा। पैराथायराइड हार्मोन से कौन सा हार्मोन निकलेगा? पैराथायराइड हार्मोन, जिसको और किस नाम से जानते हैं? कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। यह भी कैल्शियम फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। इसके ऑपोजिट काम करके ब्लड में कैल्शियम बढ़ाएगा। ब्लड में कैल्शियम कैसे बढ़ाएगा? हड्डियों से कैल्शियम निकालेगा, बोन का डीमिनरलाइजेशन, किडनी से रीएब्जॉर्ब करेगा, और एलिमेंट्री कैनाल्स में जो फूड है उससे भी कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करेगा और ब्लड में कैल्शियम के लेवल्स बढ़ा देगा। तो कैसा हार्मोन हुआ? हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड।
ठीक है, थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन्स निकल रहे थे, थायरोकैल्सिटोनिन और थायरोक्सिन। अब नेक्स्ट पैराथायराइड ग्लैंड हो गया। थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ है, कुल संख्या 4 होगी, हर लोब में 2 होंगे। और हार्मोन, ये केमिकली कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन है। लिखेंगे नेक्स्ट फिर पैराथायरॉइड या कॉलिप्स हार्मोन। नहीं, ये किसने कहा? पैरा का मतलब जनरली इस साथ साथ, किसी के और साथ। देखो पैरा के साथ, देखो जैसे पैरा तो प्रीफिक्स है, मतलब एक कोई भी नॉर्मल चीज के साथ या कोई भी एक चीज के साथ एक और चीज का होना, पैरेलल या पैरावर्स या पैरानॉर्मल, तो कोई भी एक चीज के साथ साथ कोई चीज का होना वो पैरा है। पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब क्या है? इल्यूजन होता है, भ्रम। विरोधाभास का मतलब, पैराडॉक्स का मतलब जैसा लॉजिकली लग रहा है वैसा ना हो। नहीं नहीं नहीं, भ्रम तो इल्यूजन है यार। भ्रम इल्यूजन का मतलब है विच इज नॉट रियल। मतलब इफ द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज एन इल्यूजन, देन वी शुड नॉट बी विशिंग हैप्पी न्यू ईयर। If the concept of time is an illusion, we should not be wishing happy new year. ये दिमाग को छूने की आवश्यकता थी, दिल को नहीं छूना था इसमें। खैर लिखो फटाफट, पैराथायराइड हार्मोन या कॉलिप्स हार्मोन। दिस हार्मोन इज कंसर्न्ड विद कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म। concerned with calcium and phosphate metabolism. फिर नेक्स्ट, इट एक्ट्स एंटागोनिस्टिक या ऑपोजिट। acts antagonistic or opposite to thyrocalcitonin and increases blood calcium levels. Antagonistic या opposite to thyrocalcitonin and increases blood calcium levels. Increases blood calcium levels मतलब ब्रैकेट में क्या हो गया? हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। अब कैसे करेगा? प्रमोट्स बोन डीमिनरलाइजेशन। दूसरा, प्रमोट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनीज।
और तीसरा प्रमोट्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल। इन तीनों तरीके से ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा। ठीक है, हड्डियों से कैल्शियम निकाल रहा है, किडनी से रीएब्जॉर्ब कर रहा है, एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब करके ब्लड में कैल्शियम के लेवल्स को बढ़ा रहा है। अब दो चीजें होंगी, अगर पैराथायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तो ब्लड में कैल्शियम कम, ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो मसल्स तक कम पहुंचेगा, और मसल्स तक ऑक्सीजन कैल्शियम कम पहुंचेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन एबनॉर्मल होगा। इसे कहते हैं हाइपोकैल्सीमिक टेटनी। देखो, एक टेटनी होता है, एक मसल टेटनस होता है, और एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर होता है टेटनस। तीनों अलग अलग चीजें। बैक्टीरियल डिसऑर्डर होता है टेटनस, उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। उसका न्यूरोटॉक्सिन होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट कर देता है, तो लॉक जॉ डिजीज, जबड़ा खुलता है तो वो खुला हुआ रहता है, वापस बंद नहीं हो पाता। मसल टेटनस क्या होता है? मसल टेटनस नॉर्मल कंडीशन, मसल टेटनस कोई बीमारी, चलो हम नेक्स्ट चैप्टर में वही पढ़ेंगे, मूवमेंट लोकोमोशन। ये क्या होता है? एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन और फिर मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया फिर रिलैक्स किया, उसे ट्विच कहते हैं। एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन उसके बाद रिलैक्सेशन इज ट्विच। तो अगर मैं ये कर रहा हूं, ये फास्ट ट्विच है। अपनी बैक की मसल्स हैं वो स्लो ट्विच मसल्स हैं, जिसमें धीरे कॉन्ट्रैक्शन और धीरे रिलैक्सेशन होता है। स्लो ट्विच मसल्स जो तेजी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है वो फास्ट ट्विच मसल्स होती हैं। अब अगर ट्विच में एक सिग्नल आता है कॉन्ट्रैक्शन का, फिर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। अब मैंने कहा कॉन्ट्रैक्शन और सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्स नहीं हो रहा, बॉडी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही है, तो उसे मसल टेटनस कहते हैं। सवाल आ रखा है इस पे 3 साल पहले, मसल टेटनस क्या होता है। अब ये आपकी इस एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है मसल टेटनस। ठीक है, और मैं क्या कह रहा था, हाइपोकैल्सीमिक टेटनी ये एक डिसऑर्डर है जिसमें मसल्स में कैल्शियम कम हो जाता है, तो वो एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। किसकी कमी के कारण? पैराथायराइड हार्मोन की कमी के कारण। पैराथायराइड हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो जाए तो ज्यादा कैल्शियम हड्डियों से निकलेगा, हड्डियां कमजोर होने लग जाएंगी, ओस्टियोपोरोसिस। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ओस्टियोपोरोसिस पुरानी एनसीईआरटी में तो दोनों कंडीशंस दे रखी हैं। पैराथायराइड हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से ओस्टियोपोरोसिस होता है, और महिलाओं में, फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन के लेवल्स कम हो जाते हैं तो हड्डियों की डेंसिटी कम होने लग जाती है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर फीमेल्स में भी है ड्यू टू रिड्यूस्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ओस्टियोपोरोसिस। लेकिन करंट एनसीईआरटी में ओस्टियोपोरोसिस का कारण केवल एस्ट्रोजन का डिक्रीज लेवल भी है। लेकिन ओस्टियोपोरोसिस अगर मेल्स में हो रहा है तो मेल्स में ओस्टियोपोरोसिस का कारण ही क्या है? पैराथायराइड हार्मोन का ओवर सिक्रीशन। फीमेल्स में ओस्टियोपोरोसिस का कॉमन कारण क्या है? एज के साथ साथ मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन के लेवल्स में डिक्लाइन होना। तो लिख लेंगे फटाफट यहां पे, पैराथायराइड हार्मोन हाँ, एक मिनट पैराथायराइड, एक सेकेंड, पैराथायराइड हार्मोन क्या कर रहा है प्रतीक? ब्लड में डाल रहा है, तो इसका जरूर से ज्यादा सिक्रीशन होगा तो, हाँ वही तो बोल रहा हूं। टीसी, देखो अभी एक चीज है,
ये सिग्नलिंग सिस्टम जो है ना, जो एंटागोनिस्टिक काम कर रहा है ना, उसका ओवर और हाइपर सिक्रीशन देख रहे हैं अपन। थायरोकैल्सिटोनिन तो तभी काम कर रहा है जब ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो गया। जब तक ब्लड में कैल्शियम कम है तब तक काम करेगा ही नहीं वो, इसलिए। एक ओइस्टियोमलेशिया भी होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से एडल्ट्स में ओइस्टियोमलेशिया होता है, बच्चों में रिकेट्स। क्या ये तो लिखना ही है? हाँ, अब यार हैंड राइटिंग तो मैं सुधार नहीं सकता इस उम्र में अब। ओस्टियोपोरोसिस में हड्डियां बनने के बाद उनकी डेंसिटी कमजोर हो जाती है, वो फ्रेजाइल हो जाती है। ओस्टियोमलेशिया का मतलब अब वो डिफॉर्म्ड बोन इज फॉर्म्ड, हड्डियां का विकास ही प्रॉब्लमैटिक है, बनने के दौरान ही उसमें डिफॉर्मिटी आ गई, तो ओस्टियोमलेशिया। मेलिस क्या होता है? तो यार रोज पढ़ना। मेलिशियस क्या होता है? माल, MAL टर्म कहां यूज करते हैं? बैड, खराब। खराब। मेलिस मतलब गंदा, खराब। मेलिग्नेंट। आप समझे? मैल इज मैल फंक्शनिंग। मैं समझ गया हूं, माल, मेलिस। पर अंग्रेजी कितना अजीबो गरीब है, मतलब हर जगह काम नहीं करता। AWA ओ, अब ओ कितना अजीब है। ओ अगर सम के साथ लगे और फुल के साथ लगे, वो ई कहां है इसमें? इसलिए इंग्लिश इज अ वेरी अनसाइंटिफिक लैंग्वेज। मतलब बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं जो लॉजिक डिफाई कर देती है इंग्लिश। इसलिए संस्कृत है, जर्मन है, फ्रेंच है, ये साइंटिफिक लैंग्वेजेस हैं। मारवाड़ी भाषा नहीं होती, बोली है। भाषा और बोली में बहुत फर्क है। हाँ, भाषा हैज अ बेस टू इट, हैज अ लिपि टू इट, हैज अ ग्रामर टू इट। बोली में नहीं। बोली तो हर 50 कदम, हर 100 कदम पे बदल सकती है। ये लिख लिया फटाफट, अब लिखेंगे। ओस्टियोपोरोसिस इज ऑल्सो एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर। हाँ, नोट में लिखना है। Osteoporosis is also an age-related disorder. Osteoporosis is also an age-related disorder, common in females. Common in females. Causing bones to become weak and fragile. Causing bones to become weak and fragile due to reduced or decreased levels of estrogen. Due to decreased levels of estrogen. ठीक है, फिर नेक्स्ट ग्लैंड ले लेते हैं हम लोग, थाइमस। अब वैसे तो थाइमस ग्लैंड
एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, इसका मेजर काम तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। टी लिम्फोसाइट्स यहां पर मैच्योर होते हैं, लेकिन इससे एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, थाइमोसिन। ऑब्वियसली बात है ये किसमें काम करेगा, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन में काम करेगा। एक डेटा याद रखना, जन्म के समय थाइमस ग्लैंड छोटा होता है और जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक उसकी साइज बढ़ जाती है, प्यूबर्टी पर वो मैक्सिमम होता है। फिर उसके बाद एडल्ट जैसे जैसे होते हैं, एडल्ट एज और बुढ़ापे में उसकी साइज कम होती रहती है, और वो मेजर कारण है आपकी इम्यून सिस्टम का कमजोर होने का। देखो फटाफट टाइम खराब इसमें, जल्दी जल्दी। थाइमस ग्लैंड मतलब ब्रैकेट में लिख लेना, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। हाँ नहीं नहीं, एपिफिशियल प्लेट तो हड्डियों में होती है बेटा, ये गायब नहीं हो रहा, ये डीजेनरेट छोटा होता जाता है साइज में, मतलब इनएक्टिव होता जाता है। और एपिफिशियल गायब कुछ नहीं होता है, फ्यूज हो जाती है वो फ्यूज हो जाती है, फिर वो ग्रोथ नहीं, फिर वो बोन लंबी नहीं हो सकती। हाँ थाइमस ग्लैंड फिर सिक्रीट्स अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन, secretes a peptide hormone called thymosin, which is responsible for differentiation of T lymphocytes, which is responsible for differentiation of T lymphocytes and also promotes antibody production. And it promotes antibody production. ये होता कहां पर है, स्टर्नम के पीछे, हार्ट के आगे की तरफ। लोकेशन लिख लो, ध्यान रहेगा, बिहाइंड द स्टर्नम, एंटीरियर टू द हार्ट। बिहाइंड द स्टर्नम या एंटीरियर टू द हार्ट। किसका, इमोबाइल का, अचल, नहीं नहीं, इमोबाइल अचल है, अगतिशील तो नहीं, लेकिन अचल। और भी होता है हिंदी इसकी, स्थावर, स्थावर ना, स्थावर क्या, मेटाफर। ये सिमिली और मेटाफर तो पढ़े होंगे आपने अंग्रेजी में यार। एक सेंटेंस हमने पढ़ा होगा, ही वॉज लाइक अ टाइगर इन द वॉर, और ही वॉज अ टाइगर इन द वॉर। पहला सेंटेंस सिमिली है, दूसरा मेटाफर है। जब आप किसी की तुलना किसी के साथ कर रहे हैं तो सिमिली, जब आप तुलना नहीं उसको वही मान रहे हैं तो वो मेटाफर। सिंबॉलिक भी कह सकते हो आप। लो इधर लिखो, क्या कह रहा था मैं, थाइमोसिन। हाँ एक नोट लिखना है फटाफट। एट द टाइम ऑफ बर्थ थाइमस इज स्मॉल, birth thymus is small, and it increases in size till puberty, and it increases in size till puberty.
फिर नेक्स्ट पॉइंट, इट बिगिंस टू डिक्रीज इन एडल्टहुड and degenerates during old age. And degenerates during old age. During old age, ब्रैकेट में लिख लेंगे, ब्रैकेट में कॉज ऑफ वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम. ठीक है ना, ये भी एंडोडर्म से डिराइव होता है. ठीक है, फिर हमारे पास पीनियल ग्लैंड को या पाइनियल ग्लैंड कहते हैं इसको को भी. तो पाइनियल ग्लैंड एक्टोडर्म से डिराइव होगा, इसको एपिफाइसिस सेरेब्री कहते हैं, और ये फोर ब्रेन में कहां पे मिलेगा, डायनसेफेलॉन के पीछे की तरफ डोर्सल साइड. अब ये जो पाइनियल ग्लैंड है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रोटीन हार्मोन मेलेटोनिन. और मेलेटोनिन किस अमाइनो एसिड से डिराइव होता है, ट्रिप्टोफैन. और ट्रिप्टोफैन से कौन सा प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन. और ट्रिप्टोफैन से कौन सा ह्यूमन हार्मोन, मेलेटोनिन. अब ये मेलेटोनिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम, स्लीप वेक साइकिल, जो 24 घंटे का हमारा सोने जागने का चक्र है, जिसको सिरकाडियन रिदम कहते हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है, मेलेटोनिन. ये जेट लैग का कारण यही हार्मोन है. नहीं, जेट लैग का मतलब सुबह उठ नहीं पाते नहीं. आप यहाँ से अमेरिका में ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ पर टाइम जोन, ऐसी कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे टाइम जोन का प्रॉब्लम है. जैसे अभी यहाँ पर दिन है तो अमेरिका में रात है. तो जब आप अमेरिका ट्रैवल करते हो तो, या अमेरिका से जब कोई इंडिया आते हैं तो उनको रात में नींद नहीं आती, दिन में आती है, क्योंकि टाइम जोन चेंज हो जाता है. तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, मेलेटोनिन. ये आपको अंधेरे में बेहतर नींद क्यों आती है, उजाले में नींद क्यों, कड़क की धूप में क्यों नहीं नींद आती, क्योंकि मेलेटोनिन अंधेरे में सिक्रीट होता है. और जितना ज़्यादा मेलेटोनिन सिक्रीट होता है उतनी बेहतर नींद आती है. इसलिए जब नींद लेने के लिए, अच्छा करने के लिए, या तो आंखों पे अपन वो डाल देते हैं, या लाइट्स बंद कर देते हैं, पर्दे कर देते हैं. अरे ठीक है, आदमी थका हुआ है तो वो कहीं पे भी सो सकता है, बट जनरली मेलेटोनिन इज सिंथेसाइज मोर इन द डार्क. इसलिए रात में अगर आप 10, 11, 12 बजे सेल फोन्स पे ज़्यादा हो, तो भले ही कितने भी थके हुए एकदम नींद नहीं आती, क्योंकि ये जो सेल फोन का ब्लू लाइट जो होता है वो आपके मेलेटोनिन को बनने नहीं देता. और जितना, इसलिए भले आप बहुत एग्जॉस्टेड हो, लेकिन आपका स्क्रीन टाइम बढ़ा हुआ है रात में, तो एकदम से नींद नहीं आती, क्योंकि वो ब्लू लाइट जो है वो मेलेटोनिन को बनने से रोकती है. और जब तक मेलेटोनिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता तब तक नींद नहीं आती. तो स्लीप वेक साइकिल को कौन कंट्रोल करता है आपके पास, मेलेट. दूसरा, स्किन को आप अंधेरे में बनेगा तो ऑब्वियसली बात है स्किन कलर को लाइट करेगा. स्किन कलर को डार्क कौन कर रहा था, MSH. तो स्किन कलर को लाइट पिगमेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेलेटोनिन. और ओवरऑल कहते हैं ना, बेहतर स्लीप इज वे टू योर गुड इम्यून सिस्टम. तो बेसिकली ये इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग करता है, इनडायरेक्टली करता है, क्योंकि प्रॉपर स्लीप या एडिक्वेट स्लीप आपका इम्यून सिस्टम को वैसे भी स्ट्रांग करता है. इसलिए लिखेंगे फटाफट. पाइनियल ग्लैंड, एक्टोडर्म, एपिफाइसिस सेरेब्री हो गया, डोर्सल साइड ऑफ डायनसेफेलॉन सीक्रेट्स पेप्टाइड हार्मोन मेलेटोनिन. नाम कहते हैं इसको, ये लोकेशन जो है इसकी ऊपर की तरफ है, इसलिए डायनसेफेलॉन के पीछे और ऊपर की तरफ, इसलिए एपी. हाँ, वो प्रमोट बनाता तो बी लिम्फोसाइट से, मदद करता है उसमें.
टी सेल्स भी कम होते रहते हैं, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन भी कम होने लगता है। कम होता है ना, तो फिर ओल्ड एज में हर चीज ही कम होती है। डायनसेफेलॉन होता है फोर ब्रेन का पार्ट, ठीक है, लिखेंगे। हाँ, दुनिया में किसी पॉलिटिशियन की तुलना नहीं कर सकते, कोई भी बोला मैंने, दुनिया में कोई पॉलिटिशियन की बात मैं तो नहीं मानता, वो कोई भी हो। मेलेटोनिन ब्रैकेट में सिंथेसाइज फ्रॉम ट्रिप्टोफैन, सिंथेसाइज फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। ठीक है, फिर फंक्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन रेगुलेशन ऑफ स्लीप वेक साइकिल। जिसको हम कहते हैं 24 आवर सिरकाडियन रिदम। ये एक होती है डायर्नल साइकिल, दिन की साइकिल, एक होती है नॉक्टर्नल साइकिल, रात की साइकिल, और दिन और रात दोनों मिलाकर सिरकाडियन साइकिल। तो बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं? इसी को। तो रेगुलेशन ऑफ स्लीप वेक साइकिल हो गया, यानी 24 आवर सिरकाडियन रिदम, एंड हेंस कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लॉक, hence called as biological clock. Regulation of sleep wake cycle यानी 24 hour circadian rhythm and hence called as biological clock. फिर next point, also responsible for, हाँ हाँ प्रशांत जी बोलिए। हाँ, थर्ड आई, तीसरी आंख, रेगुलर स्लीप वेक साइकिल बायोलॉजिकल जैविक घड़ी के नाम पर। और थर्ड आई इसको ना सिर्फ आरबीएसई किताबें लिखती थी पहले, और उस आरबीएसई किताब को जिसने मॉड्यूल ने कॉपी करने की कोशिश की उसमें थर्ड आई लिखते थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं। जब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी पढ़ोगे गेनोंग्स की, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ थर्ड आई, ठीक है। इसको ब्रेन सैंड भी कहते हैं, पर वो सब पुराने वो आरपीएमटी के हिसाब से आरबीएसई किताबों में दे रखा था, इसलिए। ब्रेन शुगर होती है वो तो सही है, वो तो हाँ हाँ। फिर नेक्स्ट, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइटनिंग स्किन पिगमेंटेशन, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइटनिंग skin pigmentation, body's defense and sexual maturity, body's defense and sexual maturity. फिर किडनीज, किडनी से दो हार्मोन है, रास हम पढ़ चुके हैं, हाँ वो मिलेनिन है, ये मेलेटोनिन है। मिलेनिन स्किन कलर को डार्क करता है एमएसएच के इन्फ्लुएंस में, ये ऑपोजिट है, उल्टा।
हम पढ़ेंगे एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स, हम कितने पढ़ते हैं? इंसुलिन ग्लूकागॉन हो गया, कैल्सिटोनिन पैराथायराइड हार्मोन हो गया, रास एएनएफ हो गया, और एमएसएच और मेलेटोनिन, ये चारों एंटागोनिस्टिक सेट ऑफ हार्मोन्स है। इरेथ्रोपोएटिन एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ये भी प्रोड्यूस करेंगे, और ये केवल और केवल का इसका काम क्या है? आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा देना। तो इरेथ्रोपोएटिन, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, हाई ऑल्टीट्यूड पे ज्यादा काम करता है। It is a glycoprotein hormone which stimulates RBC production. Which stimulates RBC production. फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास गोनाड्स। गोनाड्स में पहला टेस्टिस, लेडिक सेल्स कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेंगे? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। अब ये मेल सेक्स हार्मोन है। सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी ये वाजा डेफरेंस, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, एपिडाइडमिस, सारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट में और मैच्योरेशन में काम करेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करेगा, सेक्सुअल बिहेवियर यानी लिबिडो को कंट्रोल करेगा, और एनाबॉलिक इफेक्ट होता है, प्रोटीन और मसल ग्रोथ को प्रमोट करेगा। और आपके सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, दाढ़ी मूछ, लो पिच वॉइस होती है, हाई पिच वॉइस होती है अपनी, लो पिच वॉइस, हाँ हमारी लो है, हाँ लिखो फटाफट। टेस्टिस में लेडिक सेल्स, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, ये स्टेरॉइड हार्मोन है, ये C19 स्टेरॉइड हार्मोन, 19 कार्बन का स्टेरॉइड हार्मोन है। वो एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल 21 कार्बन के स्टेरॉइड हार्मोन्स थे। क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। हाँ ठीक है, फंक्शंस, पहला डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, development of reproductive structures, next regulation of secondary sexual characters, such as beard, mustache, pubic hairs, दाढ़ी मूछ,
तीसरा रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। चौथा acts on the central nervous system, acts on the central nervous system, and controls sexual behavior or libido, sexual behavior or libido। और आखिरी में हैज एनाबॉलिक इफेक्ट, हैज एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, हैज एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस एंड मसल ग्रोथ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सिंथेसिस एंड मसल ग्रोथ। और सर्टोली सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? इसका फंक्शन अपन देख चुके हैं, किसको इनहिबिट करता है? एफएसएच को। हाँ, हाँ, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन कम होता है। एस्ट्रोजन कहां से होता है? थोड़ा बहुत देखो केमिकल कन्वर्जन्स हैं, थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन बनाता है सर्टोली सेल्स में। दोनों स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, दोनों में मिथाइल इथाइल ग्रुप का फर्क होता है हल्का। तो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एस्ट्रोजन विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन मेल्स, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन विल ऑल्सो बी प्रेजेंट इन फीमेल्स। उनका इम्बैलेंस हो जाए, क्यों सेक्स कॉर्टिकॉइड्स तो दोनों में होते हैं ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स में तो दोनों बनते हैं। फिर इनमें इम्बैलेंस, अगर मेल्स में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है तो गायनेकोमास्टिया, फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है एड्रिनल विरिलिज्म। नहीं, टेस्टिस कहां है फीमेल में यार, वो बनाएगा एड्रिनल कॉर। जो इम्बैलेंस है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले सेक्स कॉर्टिकॉइड से, इतना है। ओवरीज, अब ओवरी से 4 हार्मोन्स निकलते हैं। चार हार्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं ओवरी से? अच्छा, अब एक मिनट, अब काम की चीजें, क्योंकि आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। एस्ट्रोजन मेनली कहां से रिलीज होता है? ग्राफियन फॉलिकल के थैका इंटरना हिस्से से, थोड़ा बहुत कॉर्पस लुटियम भी निकलता है। और प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन, रिलैक्सिन तीनों कॉर्पस लुटियम से। ठीक है, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है, तो इसका मतलब सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन एस्ट्रोजन करेगा। प्रोजेस्टेरॉन मेजर प्रेगनेंसी हार्मोन है, इसका मतलब ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम को और थिक बनाता रहता है,
उसका ग्लैंडुलर नेचर और प्रमोट करता रहता है ताकि वो इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करे। तो प्रोजेस्टेरॉन इज द मेनली प्रेगनेंसी हार्मोन, और इसकी कमी या इसकी डेफिशिएंसी से एबॉर्शन इंड्यूस हो जाता है, क्योंकि फिर वो यूट्रस, और यही कारण प्रोजेस्टेरॉन का गिरता हुआ लेवल या डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज द कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इनहिबिन क्लियर है, एफएसएच को इनहिबिट करता है। अब मेरा एक सवाल है, एनसीईआरटी के रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में दे रखा है कि एचसीजी और एचपीएल जो कि प्लेसेंटा से निकलते हैं और रिलैक्सिन जो ओवरी से निकलता है, दे आर ओनली सीक्रेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और तो कोई काम ही नहीं है इनका फिर प्रेगनेंसी में। लेकिन जब अपन रिलैक्सिन का फंक्शन पढ़ते हैं तो उसका फंक्शन तो पार्चुरेशन में पढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन यूट्रस की मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और रिलैक्सिन जो प्यूबिक सिम्फिसिस है उसको फैलाता है, डायलेट करता है ताकि चाइल्ड बर्थ हो। तो रिलैक्सिन का रोल प्रेगनेंसी में क्या है? तो वो तो पार्चुरेशन के दौरान हुआ ना। पार्चुरेशन में तो मैं समझ गया रोल रिलैक्सिन का। प्रेगनेंसी के दौरान प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है, मतलब जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जो यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप होने के, बच्चा डेवलप होने पर ही होने चाहिए, अनटाइमली या प्री मैच्योर यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन को कौन रोक के रखता है? रिलैक्सिन। इसलिए प्रेगनेंसी में इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए काफी बार रिलैक्सिन जब बहुत कम हो जाता है तो फीमेल्स में लेबर पेन्स जल्दी डेवलप हो जाते हैं, जल्दी वो प्री मैच्योर, क्योंकि रिलैक्सिन के लेवल्स लो हैं। वो प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन रोक नहीं पाया क्योंकि उसके लेवल्स इतने कम थे। ठीक है, लिख लो फटाफट। ये एस्ट्रोजन, एस्ट्राडायोल सब एक ही चीज होती हैं, ये सब डेरिवेटिव्स हैं एक दूसरे के। हाँ, पहला एस्ट्रोजन सिक्रीटेड फ्रॉम थेका इंटरना ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। secreted from theca interna of Graafian follicles. Next, it is the primary female sex hormone. It is the primary female sex hormone and is responsible for regulating secondary sexual characters regulation of secondary sexual characters such as high pitch voice, development of breasts, and regulation of menstrual cycle. Development of breast and regulation of menstrual cycle. Next, progesterone. Progesterone secreted from corpus luteum.
इट मेंटेन्स एंड थिकन्स द यूट्रस एंडोमेट्रियम। हाँ, प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन में लिख रहे हैं, इट मेंटेन्स एंड थिकन्स द यूट्रस एंडोमेट्रियम and prepares it for implantation and pregnancy. And prepares it for implantation and pregnancy. ब्रैकेट में कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन, कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है, इनिबिन हमने देखा हुआ, नहीं देखेंगे। और रिलैक्सिन में लिख लो पॉइंट्स, आप ध्यान रहेगा। इनिबिन तो वापस तो ही लिखेंगे यार। रिलैक्सिन secreted from corpus luteum and only during pregnancy. Secreted from corpus luteum and only during pregnancy. प्लेसेंटा के हार्मोन्स आपने रिप्रोडक्शन में लिख लिए, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। HCG का काम क्या होता है? कॉर्पस लुटियम को बनाए रखता है ताकि उससे ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, डाइजेशन वाले हार्मोन्स लिख लिए। देखो एक बार लिखे हुए, गैस्ट्रेन, सिक्रीटेन, कोलिसिस्टोकाइनिन। हाँ, सीसी के कोलिसिस्टोकाइनिन लिखा हुआ। ठीक है, तो अब 2-3 पॉइंट्स इसमें देखो। देखो डाइजेशन ऑप्शन में लिखे नहीं लिखे हैं, देख लो भाई। हाँ, क्योंकि डाइजेशन में काम है उनका। हाँ, अब यहां पर देखो दो, एक तो इन चारों के स्पेसिफिक काम आपको ध्यान में रखने हैं ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में। ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड्स या ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट, एस्ट्रोजन। उसके अंदर एल्वियोलाई की ग्रोथ और मिल्क सिक्रीशन, प्रोजेस्टेरॉन। मिल्क सिंथेसिस, प्रोलैक्टिन। मिल्क इजेक्शन, ऑक्सीटोसिन।
नहीं, अभी 2-3 चीजें बता रही हैं। लिख लिया? आगे ले रहा हूं, ठीक है। फिर यहां पे वो सेट ऑफ एंटागोनिस्टिक हॉर्मोन्स, क्या हो गया एकदम, समष्टि से समुदाय कैसे बन गए आप? ठीक है भाई, ये सारे एंटागोनिस्टिक हैं। इसका मतलब इंसुलिन हाइपो या हाइपरग्लाइसीमिक? हाइपोग्लाइसीमिक। ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसीमिक। थायरोकैल्सिटोनिन हाइपोकैल्सीमिक, हाइपरकैल्सीमिक। ये स्किन पिगमेंटेशन को डार्क, स्किन पिगमेंटेशन को लाइट। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वैसोडायलेटर। अब 2 सवाल दे रहा हूं, वो बस फिर खत्म चैप्टर। ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स में मैंने सारे ग्लैंड्स लिखे हैं। पहला सवाल है, इनमें से ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो प्योरली एक ही तरह के, मतलब केमिकली सिमिलर हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है? कौन कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं जो केमिकली एक ही तरह के हार्मोन सिक्रीट करते हैं? थायराइड है? नहीं होगा, क्योंकि थायराइड में एक आयोडो हार्मोन है, एक पेप्टाइड हार्मोन है, अलग। एड्रिनल ग्लैंड अलग। पैंक्रियास हाँ, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन तीनों पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। पैंक्रियाज आंसर। थाइमस से एक ही हार्मोन निकलता है तो थाइमस। टेस्टिस और ओवरीज नहीं। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड भी निकल रहा है, इनहिबिन पेप्टाइड हार्मोन भी निकल रहा है।
ओवरी से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, स्टेरॉइड हार्मोन्स भी निकल रहे हैं, इनहिबिन और रिलैक्सिन वो भी निकल रहे हैं पेप्टाइड। पिट्यूटरी ग्लैंड, यस, सारे पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। एंटीरियर ले लो, पोस्टीरियर ले लो, सारे पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। तो पैंक्रियास, थाइमस, पिट्यूटरी, किडनीज और पैराथायरॉइड तो एक ही निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से ऐसे कौन से ग्लैंड्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं जो प्योरली एंडोक्राइन है? ऐसे कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, मुझे नंबर बताना, 1 2 3 4 5 इस तरह से, विच आर प्योरली एंडोक्राइन इन नेचर। आराम से टाइम ले लो, 1 मिनट। एक ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 5। पांच वाले कौन कौन है? बताओ, पांच कौन कौन से? थायराइड सही, पैंक्रियाज गलत, पैंक्रियाज मिक्स ग्लैंड हो गया। थाइमस गलत, क्योंकि थाइमस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन भी है। मैंने कहा ऐसे ग्लैंड विच आर प्योरली एंडोक्राइन, जिनका काम केवल हार्मोन रिलीज करना है और कुछ नहीं। अब वापस ऑप्शन बदलेंगे। तो आपने 5 बताया, उसमें 2 तो गलत हो गए, तो वो 4 वाला भी आंसर आया ही नहीं फिर। अब आंसर बताओ, 3 कितने लोग? 3 कौन कौन से? थायराइड यस, दूसरा एड्रिनल सही, पैराथायराइड क्यों? पिट्यूटरी क्यों नहीं? पिट्यूटरी का काम और क्या है हार्मोन्स के अलावा? मास्टर ग्लैंड ही इसलिए है वो, ओनली एंडोक्राइन ही है। पिट्यूटरी का और का काम है? 4 है। पैंक्रियास नहीं, डाइजेशन में भी काम कर रहा है उसमें भी। थाइमस नहीं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन भी है। टेस्टिस ओवरीज नहीं, क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स भी हैं। किडनीज नहीं, एक्सक्रीटरी रोल भी है। उसके अलावा हाँ, पर वो है तो हार्मोन्स ही ना, वो तो ठीक है। वो अगर एड्रिनल ग्लैंड से निकल रहा है तो वो हार्मोन ही हुआ ना। एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ब्रेन में सर्कुलेट हो रहा है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर है, तो न्यूरॉन से रिलीज कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो प्योरली एंडोक्राइन नेचर कौन से हो गए? थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी और पैराथायराइड। इस तरह इनमें से कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं जो प्योरली स्टेरॉइड हार्मोन्स निकाल रहे हैं? कोई भी नहीं है यार। अगर मैं यहां पे सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स लिखता तब वो आंसर आता। अब एक बार देख लो चैप्टर पूरा। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, कुछ नहीं है, कुछ पूछना है पे पूछ लो। फिर मूवमेंट एंड लोकोमोशन नेक्स्ट वीक से चालू करेंगे। 2 चैप्टर बाकी हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
पढ़ लिया वो भी? इस टेस्ट में अच्छा सब कुछ आ रहा है, ये चैप्टर भी आ रहा है टिल टॉट। और कल क्या टिल टॉट होगा? एनाटॉमी कितनी हुई है? अच्छा वो टेस्ट में नहीं आ रहा है। इनमें से कौन कौन से ऑर्गन है जिसमें कॉर्टेक्स और मेड्यूला डिवाइडेड है? चौथा कौन? किडनी, ओवरी और एड्रिनल ग्लैंड्स। कौन सा चौथा है? हाँ, ब्रेन। ब्रेन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरेब्रल मेड्यूला। यार ना स्टेरॉइड जितने भी है ना, स्टेरॉइड्स केमिकली फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स, अच्छा एक मिनट सवाल आ जाए, ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स किससे बनेंगे? तो याद ना कोलेस्ट्रॉल, ये अपन ने लिखा है बायोमोलिक्यूल्स में। कोलेस्ट्रॉल सारे के सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाता है। और सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से सेल ऑर्गेनेली में बनते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक। रफ में तो जहां राइबोसोम आ गया वहां पे प्रोटीन, जहां राइबोसोम आ गया वहां पर प्रोटीन। छेड़ रहे हैं आपको सब मिलकर। हाँ अच्छा, ये अच्छा इकोलॉजी भी तो आ रहा है चारों। हाँ पूछो। फ्री एनर्जी क्या? फ्री तो नहीं कहेंगे ना उसको, एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी वो। फ्री का मतलब है फिर हीट। हाँ तो एटीपी फॉर्मेशन फ्री का स्टोर हो गई ना एनर्जी, वो जो एनर्जी रिलीज हुई वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हुई ना। सिंथेसिस का मतलब बनना, सिक्रीशन का मतलब निकालना। हाँ क्या एस्टिमेटेड? हाँ जो वो याद रखना है, रॉबर्ट मे ने जितना कहा बस। एस्टिमेटेड वाला याद नहीं रखना, रॉबर्ट मे ने जो बोला है 7 मिलियन वो याद रखनी है बस।
बस जो उसने बता रखा है, बाकी एस्टिमेटेड थोड़ी निकालते क्योंकि उसमें माइक्रोब्स और वो बहुत बड़ा इशू है, डिबेटेबल नहीं आएगा सवाल। क्या 22%? ये दे रखा है यार, जो डेटा दे रखा है उसमें कैसे निकालेंगे डेटा? ये फैक्ट है यार, इसमें थोड़ी आप वो लॉजिक लगाना है, फैक्ट है ये। फैक्ट्स में आप कैसे बहस करोगे? और इसमें इस चैप्टर बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारा डेटा भी है, वो सब ज़्यादा वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा कौन है, इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा कौन है, प्लांट्स में सबसे ज़्यादा कौन है, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, इंडिया का रैंक कौन सी है, 8th। मतलब इंडिया लिखा हुआ है अमंग द 12 कंट्रीज, लेकिन इंडिया 8th है, ब्राज़ील 1 है। वो अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट, और 10 साल बाद 2002 में एक रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, एक जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में। ठीक है भाई, कल करें।